हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है भारत स्थिति, जिसको हम वन शॉट में देखने वाले हैं। यानी कि एक सिंगल वीडियो में आपको जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा और सभी टॉपिक हम देखने वाले हैं, सबको हम आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको जो चैप्टर है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। वो जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो रहने वाली है, तो निश्चित होकर आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। आगे बात करें, अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11 टीएसपी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे बात करें, कुछ पर्सनल क्वेरी तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। देखो, चैप्टर का नाम है भारत स्थिति। तो किसी भी जगह की स्थिति अगर आपको जाननी है तो आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम भले ही भारत स्थिति हो, किसी भी जगह की अगर हमें स्थिति जाननी है तो अक्षांश और देशांतर के बारे में पता होना चाहिए, जिससे हम भारत की स्थिति का भी पता कर पाएंगे। अक्षांश और देशांतर होता क्या है? ये अपना क्या है, पृथ्वी है। ठीक है भाई। तो पृथ्वी पर जैसे लाइन होती है ना, लेटी 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 हुई, जो कि काल्पनिक रेखाएं हैं। एक्चुअल में हमको पृथ्वी पर ये लाइन देखने को नहीं मिलती है, ये इंसानों द्वारा क्रिएट की गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं, जिससे हम किसी भी जगह की स्थिति को पता कर पाए। तो जो ग्लोब पर ऐसे या पृथ्वी पर लेटी हुई लाइन होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? अक्षांश बोलते हैं। और जो ऐसे लंबी लंबी लाइन होती है हमारे पृथ्वी पर, तो क्या ऐसी, ये क्या है? इनको हम देशांतर बोलते हैं। समझ आ गया? इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोला जाता है और अक्षांश को लैटिट्यूड बोला जाता है। बहुत सिंपल है। जो लेटी हुई लाइन उनको लैटिट्यूड, जो लंबी लाइन है उनको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। सिंपल सा है। ठीक है, आगे बात करें। और आपको ये पता होना चाहिए, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। आपको पता होगा जो 0 डिग्री होता है, यहाँ पर अपना क्या होता है? भूमध्य रेखा होता है। ऊपर आप जाओगे 23.5 डिग्री उत्तर में तो एक कर्क रेखा होती है। एंड ऐसे ही 66.5 डिग्री उत्तर में तो आपका आर्कटिक वृत्त होता है। ऐसे आप नीचे आ जाओ, आपका 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा बोलते हैं, और ऐसे ही 66.5 डिग्री दक्षिण को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। और सुनो आगे, अगर मैं कर्क रेखा ले लूँ ये और मकर रेखा ले लूँ ये, इसके जो पूरा बीच का रीजन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे चले भाई, ऐसे ही आपका ये कर्क रेखा से लेकर आपका ये वाला रीजन, ठीक है भाई, उत्तरी शीत कटिबंध इसको बोलते हैं ऊपर वाले को, और इसके नीचे कर्क रेखा और अपना आर्कटिक वृत्त वाला रीजन यानी ये वाला, इसको बोला जाता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसे नीचे ही मकर रेखा से लेकर अपना अंटार्कटिक वृत्त यानी ये वाला रीजन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हम बोलते हैं। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। अब ये विश्व का मानचित्र है, ये आपको भी पता है, बिल्कुल पता है। अगर मैं बात करूं, ये कौन सी लाइन है? ये 0 डिग्री वाली लाइन है। कौन सी वाली लाइन है? 0 डिग्री वाली लाइन है, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त आप बोल सकते हो। तो जो भूमध्य रेखा है ना, ये पूरे विश्व को 2 हिस्सों में बांट देती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो जो 0 डिग्री के ऊपर वाला रीजन है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। ये आपको पता होगा। ऐसे अब आगे बात करें कि आपका विश्व का मानचित्र है, ये क्या हो जाएगी? आपकी 0 डिग्री देशांतर वाली लाइन हो जाएगी। 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर क्या करती है भाई? पूरे विश्व को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांट देती है। ठीक है भाई। तो 0 डिग्री देशांतर है। अब आपको पता है पृथ्वी हमारी गोल है लगभग, है ना? तो 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी को पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में बांटते हैं। ये ध्यान रखना है। तो ये अपना पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा और ये अपना पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। पूरा पूर्वी गोलार्ध, ये पूरा पश्चिमी गोलार्ध है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ताकि मैं भारत की स्थिति आपको बता पाऊँ। अब आप ये देखो, ये क्या है? इंडिया की लोकेशन। इंडिया हमारा कहाँ पर है? पूरा हमारा इंडिया है, ये आपको पता है। ठीक है। अब इंडिया कहाँ पर लाई कर रहा है? मैंने आपको बताया उत्तरी गोलार्ध के बारे में बताया, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बताया, पश्चिमी गोलार्ध के बारे में बताया, मैंने आपको पूर्वी गोलार्ध के बारे में भी बताया है। तो आप देख सकते हो इंडिया की जो स्थिति है वो कहाँ पर आ रही है। एक तो इंडिया भाई उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ पर है? वो पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति क्या हो जाएगी भाई? अगर मैं गोलार्ध के हिसाब से देखूँ तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है। तो भारत कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। आगे चले, देखो, अब भारत की स्थिति को समझने के लिए ना हमें इसके अक्षांश और देशांतर को समझना बहुत जरूरी है। तो भारत का अगर मैं अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। ठीक है भाई। तो उत्तर में क्यों कह रहे हैं भाई यहाँ पर हम? क्योंकि भाई भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, ये ध्यान रखना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर अपना क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट ये रहा,
आप अगर ध्यान से देखना, जो ये डिग्री होगी और 4 के ऊपर जैसे निशान लगा हुआ ना, इसको मिनट पढ़ते हैं। ये आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अपना जो अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अक्षांश क्या होती है? जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं ऐसी, ठीक है, ये वाली, सॉरी, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अक्षांश विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और ऐसे ही आगे चलेंगे हम, तो देशांतरी विस्तार क्या है भाई भारत का? 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट ये रहा। लंबी वाली लाइन देशांतर होती है, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे ही, और ये, ठीक है भाई। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या है भाई? भारत का देशांतरीय विस्तार है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाते हैं? भारत की स्थिति का पता कर पाते हैं कि भारत है कहाँ पर, क्योंकि हमें इसके अक्षांश और देशांतर के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? सब भारत के सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वी में कौन सा बिंदु है, और अपना पश्चिम में सबसे सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है, ये पेपर में आ जाता है। तो सबसे उत्तरी की बात करूं, जो कि अपना क्या है? इंदिरा कोल है। क्या है भाई? इंदिरा कोल है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में ही है अपना, जो कि जिसका अक्षांश विस्तार क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है भाई, आगे चलो। सबसे पूर्वी की बात करूं तो किबीतू है, जो कि अपना अरुणाचल प्रदेश में है। तो 97 डिग्री 25 मिनट है, बता ही चुका हूँ आपको। और सबसे दक्षिण में बात करूं तो क्या अपना कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट। और सबसे पश्चिमी कौन सा? अपना गोहर मोती, जो कि अपना कहाँ पर है? गुजरात में। 68 डिग्री 7 मिनट क्या है इसका? अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, सॉरी, देशांतरीय विस्तार है, यानी ये वाला। अब ये तो हो गया अपना भाई मुख्य भूमि के सबसे पश्चिम वाला, दक्षिण वाला, पूर्वी, उत्तरी बिंदु। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, ये मुख्य भूमि हो जाती है। मुख्य भूमि के अगर बाहर की बात करते हैं, जो कि अपना अंडमान निकोबार भी है, तो इसमें एक इंदिरा पॉइंट जगह है। क्या है? इंदिरा पॉइंट जगह, जो कि दक्षिणी निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का। अब इसको दक्षिणतम बिंदु में क्यों कंसीडर नहीं कर रहा हूँ? हम क्यों कंसीडर नहीं करते? क्योंकि 2004 के सुनामी में क्या हुआ था? 2004 के सुनामी में ये डूब गया था। इस वजह से जो है दक्षिणतम बिंदु हम कन्याकुमारी ही कहते हैं, जो कि मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। लेकिन अगर मुख्य भूमि नहीं बोल रहा है, द्वीपों के साथ बोला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा भारत का। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है भाई? मुख्य भूमि में हम शामिल नहीं करते हैं। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात नहीं हो रही है, सबकी बात हो रही, तो हमारे सारे द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार भी शामिल करे जाते हैं भारत के अंदर। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे चले। अब भारत की मुख्य भूमि में देखो, उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात है। ये आपको पता है। दक्षिण, यहाँ पर बिंदु की बात नहीं कर रहा। बिंदु मैंने पीछे देख लिया कि पश्चिम में सबसे कौन है, सबसे पूर्वी कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुख्य भूमि में। उत्तर में अपना कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी है, पूर्व में ये है, पश्चिम में गुजरात है। और भारत का जो समुद्री क्षेत्र है ना, वो कितना है भाई? 12 समुद्री मील है। अगर किलोमीटर की बात करूं, लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, और आगे सुनो भाई। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए भाई, मैंने कैसे कन्वर्ट कर लिया। मैंने बोला 12 समुद्री मील, और लगभग मैंने बोल दिया 21.9 किलोमीटर। तो मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ? क्योंकि हमें बुक में दे रखा है कि जो एक मानक मील होता है ना, वो लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। पॉइंट में इतना बोलते हैं, लेकिन हम लगभग करके 1.6 किलोमीटर कह लेते हैं। और एक समुद्री मील जो होता है 1.8 किलोमीटर होता है। और भाई एक समुद्री मील यानी 1.8 किलोमीटर, और अपना था कितना? 12 समुद्री मील। तो 1.8 को आप गुणा कर दो 12 से, तो आपको यही देखने को मिलेगा, 21.9 किलोमीटर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये मानक मील जो होता है, ये हम जमीन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? लैंड पार्ट के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब आगे सुनो भाई। अगर मैं भारत के उत्तर से लेकर दक्षिणतम बिंदु तक जाऊं, मैं मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण में जाऊं, तो भारत की दूरी कितनी है? अब मुझे कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? वह 3214 किलोमीटर मुझे चलना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ अपनी जर्नी और यहाँ पर एंड करता हूँ। लेकिन अगर मुझे
पश्चिम से जाना पड़े, पश्चिम में जो अपना बिंदु है 68°7' देशांतर पर, और वो 97°25' पे जाना पड़े, जो कि अपना किबीतू है, और यहाँ से गोहर मोती है, यहाँ से मैं निकलूँ और वहाँ जाऊँ, तो मेरे को कम से कम 2933 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करता हूं तो वो 30 डिग्री है। अंतर मतलब समझते हो ना आप? अंतर मतलब ये हो गया, अगर 37°6', 8 डिग्री 4 मिनट को मैं घटाऊंगा, माइनस करूंगा, तो 30 डिग्री का अंतर आता है। ठीक है, लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है, हमें लगभग लेना है। और ऐसे ही मैं 68°7', 97°25' को माइनस करता हूं तो उसका अंतर भी कितना आता है? 30 डिग्री ही आता है लगभग। तो चाहे आप अक्षांश को घटा लीजिए, अक्षांश को घटा लीजिए, तब भी आपका 30 डिग्री लगभग आता है। चाहे आप देशांतरीय विस्तार को घटा लीजिए, तब भी आपका 30 डिग्री आता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है? 30 डिग्री है। जब खुद सोचो, जब दोनों का अंतर 30 डिग्री है, सही बात है, लेकिन फिर इनकी जो लंबाई है ना, इनकी जो लंबाई है, मतलब यहाँ से अगर यहाँ चलो तो यहाँ पर 3214 किलोमीटर है, अगर पश्चिम से पूरब की तरफ जाओ तो 2933 किलोमीटर है। ऐसा क्यों है? जब डिग्री में अंतर सेम, तो ऐसे लंबाई में फर्क क्यों आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको जानना है ऐसा अंतर क्यों है। ऐसा अंतर क्यों है? ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि जो देशांतर रेखाएं होती है ना, वो ध्रुवों की ओर जाते हुए पास आ जाती है, लेकिन जो अपनी अक्षांश रेखाएं होती है उनके बीच की दूरी हर जगह समान रहती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पहले देशांतर रेखा देखो, देशांतर रेखा क्या होती है? ध्रुवों की ओर जैसे जाती है तो उनके बीच की दूरी कम हो जाती है, कहने का मतलब ये देखो। तो ये क्या है? लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है। लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड मतलब क्या भाई? यानी कि अपनी देशांतर रेखा है। अब खुद देखना ध्यान से, ये क्या है भाई? अपनी देशांतर रेखाएं। ये क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। आप खुद देखो, जैसे जैसे ये ध्रुवों की तरफ जाएंगे, इनके बीच की दूरी कम हो रही है नहीं हो रही है? बताओ, यहाँ पर कितना गैप था, यहाँ पर कितना गैप बचा? ये हर किसी के लिए है। ये देखो आप, अब यहाँ देखो, तो जैसे जैसे ध्रुवों के पास जाते हैं, यहाँ चाहे दक्षिण ध्रुव की बात कर लो चाहे उत्तरी ध्रुव की बात कर लो, इनके बीच की दूरी कम हो जाती है। तो इसलिए जो देशांतर लाइन है ना, अपनी देशांतर रेखाएं हैं, यहाँ पर कम डिस्टेंस क्यों है? यहाँ पर तो 3214 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर 3233 किलोमीटर है, मतलब यहाँ पर लंबाई कम हो गई। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो अपनी देशांतर रेखाएं हैं, जितनी दूरी इनकी यहाँ होगी ना, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे तो उनके बीच की दूरी कम होते जाएगी। इसलिए जो हमें फर्क देखने को मिलता है किलोमीटर के अंदर, क्योंकि देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो कम होते जाती है जैसे हम ध्रुवों की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। समझ रहे हो? लेकिन अक्षांश रेखाओं में ऐसा नहीं होता। इसलिए जो है ये जो अक्षांश रेखाएं है ना, ये अपनी बराबर दूरी पर रहती हैं, इसलिए इनके बीच की दूरी इनकी 3214 किलोमीटर। इसलिए जो है देशांतर वाली, यानी जो अपनी पश्चिम से पूर्व है, वहां पर हमें 3214 किलोमीटर दूरी देखने को नहीं मिलती है। समझ आया भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब देख लो, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी उतनी रहेगी। इनके बीच की दूरी यहाँ पर देखो सब सेम है, कोई घटाव बढ़ाव नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसलिए जितनी थी 3214 किलोमीटर, वो आपको यहाँ पर घटती हुई दिख रही है, जो कि 2933 किलोमीटर हो गई। ठीक है, आगे चले। अब भारत का जो दक्षिणी भाग है ना, वो उष्ण कटिबंध में आता है, और ऐसे ही भारत का जो उत्तरी भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, अब देख लो भाई, मैंने आपको पहले बता ही दिया स्टार्टिंग में, फिर भी देखो, भारत का जो दक्षिणी भाग है वो किस में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है, जिसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं इंग्लिश में बोलूँ तो। देख लो भाई, ये अपना कहाँ है? पूरा भारत है, यहाँ तक फैला हुआ अपना भारत पूरा। ठीक है, ये तो ये है भाई दक्षिण वाला हिस्सा भारत का। भारत का क्या है? ये दक्षिण वाला हिस्सा है, ये पूरा भारत का दक्षिण वाला हिस्सा है। तो ये किस में आ रहा है? ये ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो भारत का उत्तरी भाग है वो किस में आ रहा है? उपोष्ण कटिबंध में आ रहा है। ये क्या है भाई? भारत का उत्तरी वाला भाग है ये। ठीक है, ये किस में आ रहा है भाई? अपना सब ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। समझ आ गया? अब आप खुद देखो, जब भारत का दक्षिण वाला हिस्सा किसी और जोन में आ रहा है,
उत्तरी हिस्सा किसी और जोन में आ रहा है, तो क्या दोनों जगह जलवायु, मौसम या और कोई चीज सेम होगी? तो नहीं होगी। इसलिए भारत के अंदर जो हमें विविधता देखने को मिलती है बहुत चीजों में, कि भाई भारत की अलग अलग जलवायु है, अलग अलग मिट्टी के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, और अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति अपने को देखने को मिलती है। और आगे चले, और भौगोलिक विविधता हमको देखने को मिलती है कि भाई दक्षिण में और कुछ है, उत्तर भारत में और किस प्रकार की भौगोलिक विविधता हमको देखने को मिलती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी वजह से जो है अपने को डाइवर्सिफाई देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, क्योंकि जो ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है भाई, बहुत गर्मी होती है, इसलिए आप देखते हो कि साउथ के अंदर इतनी ठंड नहीं पड़ती है। जिस टाइम पे नॉर्थ में इतनी गर्मी पड़ रही होती है, उस टाइम पे थोड़ी सर्दी पड़ रही होती है, उस टाइम पे जो साउथ होता है ना, वहाँ पर भाई गर्मी पड़ रही होती है, लोग बड़े मजे से गर्मी वाले कपड़े पहन रखे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती है यहाँ पर, ध्यान रखना है आपको इस वाले रीजन में, और यहाँ पर जो होती है वो तिरछी पड़ती है, यहाँ पर जो होती है वो तिरछी पड़ती है। ये भी सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, लेकिन साउथ वाला है ये। तो यहाँ पर तिरछे पड़ते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी कम गर्मी देखने को मिलती है सर्दी वाले टाइम पे, लेकिन यहाँ पर हमेशा ऑलमोस्ट सीधी किरणें पड़ती है, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पर गर्मी हमेशा बनी रहती है। समझ आ गया? तो इसलिए जो है जो अपना दक्षिणी पार्ट है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु फेस करता है हर बार, इसलिए ये होता है। आगे सुनो भाई, देशांतरी विस्तार। तो भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिम भागों मैंने बता दी कितना 30 डिग्री का अंतर है। अब इसी वजह से पता क्या होता है, आपको समझ आएगा। इसी वजह से वहाँ का जो समय होता है ना, उसमें लगभग 2 घंटे का अंतर हमें देखने को मिलता है। और 2 घंटे का अंतर किस में देखने को मिलता है? हमें सूरज के उगने में, जो सूरज का जो उगता है ना, उसमें 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है, जब पूर्वी भाग जो कि अपना अरुणाचल प्रदेश है, उसमें सूरज जल्दी उगता है और डूबता है ना, तो वही क्या होता है भाई, पश्चिमी भाग जो कि गुजरात है अपना, वहां पे सूरज देर से उगता है और देर से डूबता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर भाई अपना क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में अगर हम मान लो सूरज उग गया 5 बजे, तो गुजरात में कब निकलेगा सूरज? वो निकलेगा 7 बजे। तो कहने का मतलब समझ रहे हो आप? तो 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है सूरज के उगने और डूबने में। तो वही वाली बात बोली था, 2 घंटे का अंतर हमें क्यों देखने को मिलता है, आपको पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने? आपको पता होना चाहिए। क्यों हमें पता होना चाहिए? देखो, आपको पता है कि जो हमारा पृथ्वी है ना, वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। क्या करती है भाई? एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे के अंदर, जो कि पूरा क्या 360 घूमती है अपने अक्ष पर। कितना घूमती है? 360। वो तो 365 दिन में चक्कर लगाती है अपना, वो हटा दो उसे। मैं बोल रहा हूँ अपने अक्ष पर जो घूमने वाली बात है वो क्या है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, मतलब कि 360 डिग्री जो घूमती है वो 24 घंटे में पृथ्वी अपना चक्कर लगा लेती है अपने ही अक्ष पर। ठीक है, घूम जाती है, रोटेट कर जाती है 24 घंटे में। ठीक है भाई, तो 360 डिग्री घूमने में कितने घंटे लगाए? 24 घंटे लगाए। वैसे ही आपको ध्यान रखना है, जो अपना 1 डिग्री होता है ना, 1 डिग्री घूमने में जो पृथ्वी टाइम कितना लगाती है? 4 मिनट लगाती है। कितना? 4 मिनट लगाती है। 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगाया? 4 मिनट लगाया। और अंतर कितना है भाई यहाँ पर? अंतर कितना है? 30 डिग्री है। जब 1 डिग्री 4 मिनट, तो भाई 30 डिग्री देशांतर का अंतर डिफरेंस है पश्चिम से पूर्व में। तो भाई 30 गुणा 4 कर दो ना। 4 से गुणा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो ऐसे 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा भाई? 120 मिनट। 120 मिनट लगेंगे। और 120 मिनट का मतलब क्या होता है? 2 घंटे होता है, आपको पता ही है। तो 120 मिनट लगे, जिसको हम 2 आवर्स कह सकते हैं। इसी वजह से क्या होता है, अपना 2 घंटे का अंतर हमको देखने को मिलता है। आपको पता है, मैंने बता दिया कि ध्रुवों के पास जाते हैं तो वो भाई देशांतर रेखा पास पास हो जाती है, और इस वजह से 30 डिग्री का अंतर हमको देखने को मिल जाता है। दोनों में है ना भाई, माइनस करोगे आप, तो इसलिए 1 डिग्री घूम रहा है 4 मिनट, तो 30 डिग्री का जो अंतर कवर करना है, तो उसमें भाई कितना लग रहा है? अपने को 120 मिनट लगेंगे, जो कि 2 घंटे के बराबर होता है। इसलिए यस, यहाँ पर अगर सूरज जल्दी उग रहा है तो वहां पर 2 घंटे बाद उगेगा। ये वाला बात यहाँ पर आपको ध्यान रखने, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चले, अब भारत के मानक समय की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि हमारे जो घड़ी की सुई है ना, असल जो घड़ी का टाइम है, वो हर जगह सेम है। हर जगह
सेम है, मतलब कि अगर उत्तर में चले जाओ, दक्षिण में चले जाओ, पूरा पश्चिम, हर जगह एक ही टाइम है। मतलब कि घड़ी जो होगी ना एक ही समय दिखाएगी, चाहे कहीं की भी घड़ी हो, साउथ की घड़ी हो चाहे उत्तर की घड़ी हो। टाइम अगर उत्तर में अगर आपको 6:30 बजते दिख रहे हैं ना, दक्षिण में भी उस टाइम पे 6:30 ही बज रहे होंगे, आपको पता होगा। तो वही चीज है। तो हर जगह स्थानीय समय अपनाया जाए तो भारत के अलग अलग घड़ियां अलग अलग समय दिखाएंगी, और इससे क्या होगा, असुविधा होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा भाई, इसलिए क्या होता है कि पूरे देश के लिए एक समान समय हमको मानना होता है कि भाई, ताकि देश की सारी घड़ियां एक ही समय दिखाए, ताकि कोई भी असुविधा ना हो। ठीक है, इसलिए क्या करा गया है ना, इसलिए भारत के लिए क्या करा गया है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर चुना गया है भारत का मानक समय। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी के अकॉर्डिंग क्या चलता है, अपना टाइम चलता है, और जो हमारी घड़ियों में टाइम दिखता है ना, वो इसी के अकॉर्डिंग टैग किया गया है। और जो अपनी IST है ना, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ये ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अभी समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला, 5.5 घंटे आगे है, किससे, GMT से। GMT है कि पहले देख लो आप, ये देखो, ये जो अपने देख रहे हो आप, ये क्या है भाई, इसको हम बोलते हैं GMT, जो कि अपनी क्या है, प्राइम मेरिडियन है। क्या है भाई, प्राइम मेरिडियन है। इसके बारे में मैंने पीछे बता भी दिया था, अपना 0 डिग्री पर ये होता है। देखो जो ग्रीनविच है ना, ये एक जगह है, कहाँ पर है, यूके के अंदर है। यूके में जो लंदन है, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से जो ये लाइन गुजरती है, वहां से ये लाइन, देशांतर लाइन गुजरती है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इसी को क्या माना गया है, GMT मान लिया गया है, द प्राइम मेरिडियन यानी ग्रीनविच लाइन मान लिया गया है। इसी से क्या होता है, इसको मैं बेस मान लिया, मतलब टाइम का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो भाई ग्रीनविच माध्य समय है, जो उससे अपना भाई क्या है, 5.5 घंटे आगे है भारत का समय। कहने का मतलब अभी आपको समझ आएगा। देखो ये अपना भारत है, ये अपना भारत है पूरा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर भाई 12 बज रहे हैं, इस जगह पर मान लो ग्रीनविच ही मान लो आप, यहाँ पर क्या बज रहे हैं, 12 बजे हैं। ठीक है, 12 बज रहे हैं। तब खुद सोचो भारत में कितने बज रहे होंगे, भारत में कितने बज रहे होंगे भाई, भारत में यहाँ पर लगा लो भाई, तो 5:30 बज रहे होंगे भारत में। भारत में क्या बज रहे होंगे भाई, 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई 5:30 बजे का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। अगर यहाँ पर भाई 1 बज रहा होता तो यहाँ पर 6:30 बज रहे होते भारत के अंदर। तो कहने का मतलब आप देख रहे हो, यहाँ पर 12 बज रहे थे, तो यहाँ पर टाइम बढ़ा ही है, यहाँ पर टाइम बढ़ा ही है। लेकिन ये तो भाई हो गया पूर्वी साइड अगर आप जा रहे हो। लेकिन अगर आप इस प्राइम मेरिडियन से, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं इसको हिंदी में, अगर हम इससे इधर जाएंगे, पश्चिम की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको समय घटता हुआ दिखेगा। यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो मान लो यहाँ पर टाइम आपको, और सुबह और ही हो गया तो टाइम कम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ जाओगे टाइम ऐड होगा, पश्चिमी साइड जाओगे टाइम घटेगा। जो ग्रीनविच पे टाइम होगा उससे कम ही होगा अगर आप पश्चिमी साइड जाओगे। पूर्वी साइड जाओगे तो टाइम ऐड ही होगा, यहाँ पर कुछ और टाइम होगा। मान लो यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर 1 बज रहा होगा, थोड़ा आगे जाओगे तो 3 बज रहे होंगे, थोड़ा आगे जाओगे तो और टाइम में ऐड ऑन हो जाएगा। जितना पूर्व की साइड आप जाओगे टाइम आपको बढ़ता हुआ बढ़ाव देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो समझ आ गया। अब जो हमने 82.5 डिग्री लिया है ना, ये 82 डिग्री 30 मिनट, ये है कहाँ, पहले आप ये देख लो। देखो ये 80 डिग्री देशांतर है और ये 84 डिग्री देशांतर है। ठीक है, तो क्या करा है हमने, 80 और 84 के बीच में है ये लाइन जो आप देख रहे हो ना, जो खींची है ये कहाँ पर है, ये 82.5 डिग्री पर है। 82 डिग्री 30 मिनट पर हमने ये लाइन जो खींची है, ये ध्यान रखना है आपको। ये अपनी क्या है, ये अपना भारत का मानक समय वाली देशांतर रेखा है, ये वाली। ठीक है, पूर्वी देशांतर।
और इससे आपको एक और चीज ध्यान रख लेनी है, जो ये लाइन खींचे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार, कि जो मानक यामोत्तर रेखा है, जिसको अब पूर्वी देशांतर आप बोल रहे हो 82.5 डिग्री, इसको मानक यामोत्तर भी बोला जाता है। तो ये जो लाइन है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ये समझ आ गया। अभी कर्क रेखा पर वापस आएंगे, पहले एक टॉपिक हम खत्म करेंगे अच्छे से। अब जो 82.5 डिग्री चुना गया है ना, ये क्यों चुना गया है, आपके मन में आ रहा होगा भाई ये जो है 82.5 डिग्री ही क्यों चुना गया है, पूर्वी देशांतर ही क्यों चुना गया है, और कुछ क्यों नहीं चुना गया, इसके पीछे का भी रीजन है। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान रखना है कि विश्व स्तर पर आप जो भी मानक समय चुन रहे हो वो क्या होना चाहिए, 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणक पर चुना जाना चाहिए। मतलब कि इसका गुणक होना चाहिए, मतलब कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे तुम्हारा वो मानक यामोत्तर मिल जाए। जैसे कि अपना 82.5 डिग्री चुना ना हमने, तो ये क्या है, इसका गुणक है, मतलब इसका मल्टीपल है ये। अगर मैं इसको गुणा करते जाऊंगा ना किसी नंबर से, तो मुझे ये मिल जाएगा 82.5 डिग्री 30 मिनट मुझे मिल जाएगा। तो यानी कि इसी गुणक पर हमें क्या मिल जाना चाहिए, 82.5 डिग्री मिल जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोलूँ, आप आसान भाषा में समझो इसको, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो टाइम होना चाहिए ना, माना कि हमें उधर जो आप चुन रहे हो वो दो का गुणा जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 का गुणा जो होना चाहिए। जैसे कि आप बोलूँ मैं 8, तो 8 क्या 2 का गुणज है, तो 2 चौक में 8, 2 को 4 से गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा, मेरा 8 ही आएगा भाई। तो 8 क्या है भाई, इसका गुणक है। सेम ऐसे ही बोला गया है कि 7.5 डिग्री 30 मिनट देशांतर क्या है, गुणज होना चाहिए। जो भी आप देशांतर चुन रहे हो, मानक समय आप चुन रहे हो। आई होप आपको समझ आया होगा। तो भारत के अंदर तो एक ही मानक यामोत्तर है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल इतना बड़ा नहीं है जितना बाकी देशों का है। तो हमारे एरिया के हिसाब से भी जो है हमें समय चुनना होता है। जैसे कि देखो, तो कुछ देशों का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, हमें भी पता है, जैसे कि अपना संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसलिए क्या है, वहां पर एक से अधिक समय कटिबंध है, टाइम जोन्स बनाए गए हैं। है कितने वहां पर 6 समय कटिबंध है। कहाँ पर, अमेरिका के अंदर 6 समय कटिबंध। आप सोचो, क्योंकि वहां का एरिया ज्यादा है, तो वहां पर अलग अलग टाइम चलता है। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर भारत में रात हो रही है तो अमेरिका वाली जो जगह है ना, वहां पर सुबह हो रही होगी 100%, क्योंकि टाइम कम ही होगा वहां पर, जितना हमारा होगा उससे टाइम कम ही होगा अमेरिका के अंदर। तो 6 समय कटिबंध है। ठीक है, बता ही चुका हूं। अब आ जाओ कर्क रेखा पर। कर्क रेखा कहाँ है भाई, ये रही, देखो कर्क रेखा, ये क्या है, कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा वाले जो राज्य है, मतलब कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अपना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कर्क रेखा वाले राज्य है ना, आप याद कर सकते हो ट्रिक से, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है भाई, अब मित्र से, अब देखो माँ से क्या हो जाएगा भाई आपका, मिजोरम हो जाएगा। त्रा से क्या हो जाएगा आपका, त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो गए। पर से आपका पा से क्या हो जाएगा भाई, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। रा से क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान हो जाएगा। गमछा, गा से क्या हो जाएगा भाई, गुजरात। और माँ से क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। छा से क्या हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़। और झाड़ से झारखंड हो जाएगा। सिंपल है, मतलब आप याद कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। आगे चलते हैं। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल की बात करूं तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, देखो पता होना चाहिए। और ये विश्व का स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। मतलब कि वर्ल्ड में जितना भी लैंड है, जितनी भी जमीन है, उसका 2.4%, क्योंकि जमीन तो पूरी 100% होगी ना पूरे विश्व के अंदर, तो इसका केवल 2.4 हिस्सा जो है भारत के पास है, ध्यान रखना। 2.4%। और ये 2.4% किसके बराबर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर है। और क्षेत्रफल के आधार पर जो है भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्या है, 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत से पहले 6 देश और हैं जो भारत से बड़े हैं। जो कि भारत से बड़े देश कौन से हैं, रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये लाइन से ही है सारे। देखो भाई, आप देख भी सकते हो कौन सी चीज कहाँ पर है, मतलब कौन सी देश कहाँ पर। रूस, ये आपका रशिया है, देखो कितना बड़ा एरिया है, भारत के सामने कितना छोटा लग रहा है। ठीक है, और सुनो, कनाडा, ये रहा आपका कनाडा भाई। ठीक है, ये देख लो आप। वापिस पीछे चलते 2 मिनट को, ऐसे ही चीन, ये इंडिया, ये चाइना है अपना। ठीक है,
और चलो भाई, अमेरिका अपना ये पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चले, ब्राज़ील, ये ब्राज़ील है अपना। और ठीक है, ये मतलब पूरा अपना अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही आता है, ये सदर्न अमेरिका है और ये नदर्न अमेरिका है, ये ध्यान रखना है। तो यूनाइटेड स्टेट्स से भी अमेरिका है ये वाला, और यहाँ पर ब्राज़ील है। ये पूरे को हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट ही कहते हैं। ये ब्राज़ील हो गया, ये यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। देख सकते हो कि इनका जो एरिया हो कितना ज़्यादा है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना इसको। ये हो गया अपना, और लास्ट में क्या रह गया अपना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो ये, तो सारे हमने देख लिया भारत से जो बड़े हैं। आप देख सकते हो भारत 7वें नंबर पर आता है पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़े देशों में, ठीक है। भारत का आकार और भौगोलिक विविधता, इसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, उत्तर भारत में चलेंगे तो भारत, उत्तर भारत में हमें ऊंचे पर्वत देखने को मिलते हैं, यानी हिमालय देखने को मिलता है, ठीक है। और आगे चले, और गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी अपने को देखने को मिलती है उत्तर भारत में ही। देख सकते हो आप, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो आप ये देख रहे हो उत्तराखंड का जो गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां पर गोमुख से निकलती है ये गंगा, ठीक है। ये अपनी फिर जाके बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, यहाँ पे तो हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है, फिर आके बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ये हम जानेंगे, अपवाह तंत्र वाला जो आपका चैप्टर है ना, वहाँ हम समझेंगे। और ये क्या आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि एंटर करती है तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है, ठीक है, तिब्बत के। तो यहाँ से निकल के फिर ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, देन असम में जाके फिर बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। और महानदी की बात करो, महानदी आप देख सकते हो, ठीक है, ये महानदी है अपनी। फिर ये जो भी क्या है, ये भी अपनी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाली खाड़ी में ये भी गिर जाती है। नदियों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे अपने चैप्टर्स में, उसकी टेंशन आप मत लो, बस इतना जान लो कि उत्तर भारत में क्या क्या है। तो उत्तर भारत में बता दिया मैंने, अपने 3 नदियां, ऊंचे पर्वत है, अपना पूरा फैला हुआ है। आगे कहते हैं अपना जो क्या कहते हैं, हिमालय पूरा फैला हुआ है उत्तर भारत में, ठीक है। आगे भी है थोड़ा सा, मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ। आगे चलो भाई, दक्षिण भारत की बात करूं तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदी अपने को देखने को मिलती है। देखो भाई, अपने को कृष्णा नदी ये रही, और गोदावरी ये देखो ये रही, और ऐसे ही अपनी क्या है, कावेरी, ठीक है। ये क्या है भाई, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। घने जंगलों से ढकी पहाड़ी अपने को देखने को मिलती है दक्षिण भारत में ही, और विशाल हिंद महासागर से घिरा हुआ प्रायद्वीप हमको देखने को मिलता है। हिंद महासागर आपको पता है, ये रहा हिंद महासागर पूरा फैला हुआ है। ये अरेबियन सी यानी अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये पूरा क्या है, 3 ओर से क्या पानी से घिरा हुआ है। ये क्या हो जाएगा अपना प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है ये। जो कोई 3 जगह से पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप बोला जाता है। तो ये क्या अपना प्रायद्वीपीय हिस्सा है। ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर के ही पार्ट्स है बंगाल की खाड़ी और नहीं अरब सागर, ठीक है। उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत की बात करूं तो यहाँ पर घने जंगलों से ढकी क्या है, अपनी एक पहाड़ी है, जो भाई बता भी चुका हूँ ये। तो ये दक्षिण भारत में तो है ही, ये उत्तर पूर्व में भी है कुछ ऐसी, ठीक है। आगे चलो, पश्चिम भारत की बात करूं तो हमको थार मरुस्थल देखने को मिल जाता है। तो थार मरुस्थल मतलब कि रेत का जो विशाल फैलाव हमें देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार का, ये हमको पश्चिम भारत में देखने को मिल जाता है अपने। और उत्तर भारत की बात करूं तो अपने को हिंदुकुश और सुलेमान पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलता है, ठीक है। और ये सब हिंदुकुश, सुलेमान पर्वत श्रृंखला इसके नेक्स्ट चैप्टर में आप जानोगे। देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, अपने हिंदुकुश और सुलेमान पर्वत श्रृंखलाओं की, ठीक है। तो जो आप ये देख रहे हो, ये अगर आई होप आपको दिख रहा हो, देखो अगर ये वाला, ये जो है, ये क्या है भाई, ये जो ब्लैक वाले को मैं हटा कर रहा हूँ ना, ये क्या अपने हिंदकुश है। और ऐसे ही ये अपना पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलती है, ये इसको बोलते हैं सुलेमान रेंज यानी सुलेमान पर्वत श्रृंखला है। क्योंकि अब सुलेमान और जो हिंदकुश है ये अपने को इंडिया में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये पाकिस्तान वाले रीजन में और ये भी, ठीक है। आगे चले, भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए उपमहाद्वीप क्या होता है। क्या उपमहाद्वीप क्या होता है, देखो, आपने एक महाद्वीप सुना होगा जिसकी अपने आप में एक विशेषता होती है,
ऐसे ही क्या होता है, उपमहाद्वीप उसको कहा जाता है जिसमें क्या कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप जैसे खास विशेषता हो। तो इसलिए भारत में जो क्या है खास विशेषता है, आपको पता है कितनी भौगोलिक विविधता हमको देखने को मिलती है भारत के अंदर, इसी वजह से इसको उपमहाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, महाद्वीप का हिस्सा उपमहाद्वीप, ध्यान रखना। तो अगर मैं बोलता हूँ भारतीय उपमहाद्वीप तो इसके अंदर केवल भारत की बात नहीं होती है, इसके अंदर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश भी हम शामिल कर लेते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप के लिए ना जो हिमालय हिमालयन रीजन है अपना, वो एक भौतिक अवरोधक यानी फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। मतलब कि जो अपना ये हिमालय है पूरा, जो कि अफगानिस्तान से शुरू होकर अपना पूरा अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है, ठीक है, एक भौतिक अवरोधक है। भौतिक अवरोधक का मतलब समझते हो, फिजिकल बैरियर, कि यहाँ से बंदा यहाँ पर आ नहीं पाएगा और यहाँ से बंदा उस साइड जा नहीं पाएगा क्योंकि ये बीच में अड़ रहा है। इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। आगे चलो, अब इस हिमालय को पार करना मुश्किल है, ध्यान रखना है आपको, लेकिन हम जा सकते हैं। हम क्या है, इस हिमालय की जो पर्वत है उसको पार कर सकते हैं। कैसे पार कर सकते हैं सुनो, तो खैबर, बोलान, शिपकिला, नाथूला, बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रे हैं, इनको अगर हम छोड़ दें तो इसे पार करना मुश्किल है। मतलब कि इन दर्रों की वजह से ही हम हिमालय को पार कर सकते हैं, अदरवाइज इसे पार करना बड़ा मुश्किल है। दर्रे क्या होते हैं भाई, दर्रे ये होते हैं दो पहाड़ों या पर्वत के बीच में जाने का रास्ता। जैसा आप देख रहे हो, ये पहाड़ पर्वत है, ये पहाड़ पर्वत है, तो इनके बीच में कैसा रास्ता बना हुआ है, ये दर्रे, ये क्या है, ये दर्रा है ये। ठीक है, तो क्या मैंने क्या बोला भाई, दर्रे क्या होते हैं जिनको इंग्लिश में हम पासेज बोलते हैं, जो कि पहाड़ों या पर्वतों को पार करने के लिए बनाया गया जो रास्ता होता है उसको दर्रे बोलते हैं। तो अगर इन दर्रे की बात करो तो इसके थ्रू आप जा सकते हो, अगर इनको छोड़ दूँ तो आप हिमालय को पार भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, देख लो एक बार भारत के प्रमुख दर्रे जो यहाँ पर मैंने बात करी है ना, तो उनको एक बार आप देख लो कहाँ कहाँ पर वो है। तो खैबर दर्रा है, वैसे फटाफट देखो, ये शिपकिला दर्रा यहाँ पर है, मतलब शिपकिला दर्रा ये रहा। ठीक है, ये शिपकिला दर्रा है आपका यहाँ पर, और ऐसे ही यहाँ पर आपको कौन सा दर्रा है भाई, यहाँ पर देखो जहाँ मार्क कर रहा हूँ ये कौन सा, नाथुला दर्रा है। और ऐसे ही ये कौन सी जगह है भाई बताना मुझे, सिक्किम में, वैसे मैंने बता दी। और ऐसे ही क्योंकि हिमालय पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, ध्यान रखना है आपको पूरा। और ये अपना अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर क्या है अपना, ये बोमडिला दर्रा है। ठीक है, समझ आया भाई। तो शिपकिला देख लिया अपने हमने हमने नाथुला देख लिया, बोमडिला देख लिया, और सुनो भाई, और ये कौन सा है, ये खैबर पास है, मतलब कि खैबर दर्रा है जो कि इंडिया में नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है, ये आपको अफगानिस्तान दिख रहा है और ये पाकिस्तान है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बिल्कुल बाउंड्री पे आप क्या आ सकते हो, बॉर्डर पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हिमालय को पार करने की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर इनकी हम बात कर रहे हैं। तो हिमालय क्योंकि यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। ठीक है, आगे सुनो भाई, ऐसे ही बोलान दर्रा रह गया, तो ये अपना क्या है पूरा, ये बोलान दर्रा है। आपने सुना है ना हड़प्पन सभ्यता के बारे में, देखो ये मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में, ये हड़प्पा वाला रीजन है, तो इसी के पास ये मेहरगढ़ है। तो यहीं पर हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमें बोलन पास देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो हिमालय पर्वत ने क्या करा, भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता करी है। अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान समझते हो आप, यूनिक पहचान हमको दी है जो और किसी के पास नहीं है। अगर हिमालय की बात आएगी तो भारत का भी नाम याद करा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो वही वाली बात है, इसको बोलते हैं यूनिक पहचान देना। सब देख ही चुके हैं हम। आगे सुनो, भारत के प्रायद्वीपीय भाग की बात करूं तो आप देख सकते हो ये पूरा अपना पेनिसुलर रीजन यानी प्रायद्वीपीय भाग है। तो हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है ये पूरा अपना हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की ओर क्या है, पूरा ये उभरा हुआ है ये। और भारत की तट रेखा की बात करूं तो वो 7,517 किलोमीटर है, द्वीपों के साथ, द्वीप समूहों के साथ। यहाँ अपना लक्षद्वीप है और ये अपना पूरा अंडमान निकोबार है यहाँ पर। तो इन दोनों को शामिल हमने करा है। ठीक है, यहाँ हमने शामिल करा है, इनको मिलाकर 7,517 किलोमीटर है, ध्यान रखना यहाँ से लेकर ये और ये भी। ठीक है, 7,517 किलोमीटर है। अगर मैं इन द्वीपों को हटा दूं, केवल इस मुख्य भूमि की बात मैं करूं तो 6100 किलोमीटर, क्या 6100 किलोमीटर क्या है अपनी तट रेखा की लंबाई है। समझ आ रहा है। भारत और उसके पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं भाई। देखो
तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। जो भारत है ना वो कहाँ पर है भाई, एशिया के एशिया अपना कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो दक्षिण मध्य भाग में है यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा हिस्सा, ये पूरा एशिया ही है, ठीक है, ये पूरा एशिया ही है। तो दक्षिण और बीच वाले भाग में, क्योंकि एशिया तो ये भी है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, तो ये मध्य वाला एशिया हो जाएगा, दक्षिण मध्य एशिया, ये पूरा भारत है, यहाँ पर ये स्थित है। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है, हमें पता है। तो ये इधर क्या अपना अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और ये हिंद महासागर है। तो इसकी दोनों भुजाएं यहाँ पर और एक हिंद महासागर से अपनी सीमाएं बना रही हैं, ये हमको बोला गया, पीछे हमने बता भी दिया है। और इसकी समुद्री स्थिति के कारण भारत का प्राचीन काल से ही समुद्री मार्गों और वायु मार्गों द्वारा अन्य पड़ोसी देशों के साथ संपर्क रहा है। सही बात है भाई, हमें कहीं भी जाना हो, अब देखो भाई, चाहे वो समुद्र की स्थिति हमारी ऐसी है, भारत की स्थिति ऐसी है कि हमें कहीं भी जाना हो, हमें अपनी पड़ोसी कंट्री में जाना हो, भाई पाकिस्तान जाना हो, जो जाना नहीं चाहते हम, है ना, हमें म्यांमार वगैरह कहीं जाना हो जा सकते हैं। अगर हमको भाई किसी और जगह पे जाना, अफ्रीका हो गया, अगर मिडल ईस्ट कंट्री में जाना हो, दक्षिण पूर्व एशिया में जाना हो, किसी भी कंट्री में, तो हम समुद्र के जरिए जा सकते हैं, हमारी स्थिति ही ऐसी है, ये वायु मार्ग के जरिए हम जा सकते हैं। तो भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है, ये ध्यान रखना है। आगे सुनो भाई, भारत के पड़ोसी देश है कौन कौन से, तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान है, ये उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला जगह। उत्तर में आपको देखने को मिलेगा भाई चीन देखने को मिल जाएगा, नेपाल देखने को मिल जाएगा, भूटान आपको देखने को मिल जाएगा। दक्षिण में जाओगे श्रीलंका आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मालदीव आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा मालदीव, ये अपना लक्षद्वीप है यहाँ पे, ठीक है, ये अपना मालदीव है। और हो गया भाई, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है, ये म्यांमार और ये अपना बांग्लादेश, ठीक है। समझ रहे हो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे देखो, अब यहाँ पर ना आपकी बुक के अंदर एक बॉक्स है, वहां पर कुछ चीजें पूछ रखे, तो उसी की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो विशेष पड़ोसी द्वीपीय देश है, श्रीलंका है और ये मालदीव है। श्रीलंका जो है ना भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हो रखा है। श्रीलंका जो है भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, एक बार देख लो आप, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये पाक स्ट्रेट है, जल संधि, ठीक है, ये अपना तमिलनाडु वाला एरिया है भारत का हिस्सा, और श्रीलंका है, और ये मन्नार की खाड़ी, जिसे इंग्लिश में गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। तो ये दोनों से क्या है भाई, इस दोनों की वजह से श्रीलंका जो है भारत से अलग हो रहा है, कब इतना जानो बस, ठीक है। ये वापिस आएंगे इस जगह पे। तो ये हो गया, जल संधि क्या होती है यहाँ पर बताऊंगा, मेरे को। मालदीव की बात करूँ तो हिंद महासागर में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है, पीछे ही देख चुके हैं हम। अब आ जाओ खाड़ी और जल संधि की बात हम करते हैं, होता क्या है। देखो भाई, खाड़ी क्या होती है, समुद्र का वो हिस्सा होता है जो भूमि से घिरा होता है, समुद्र का वो हिस्सा या वो भाग जो किससे घिरा है, जमीन से घिरा हुआ है, और केवल एक ओर से खुला रहता है, तीन साइड से घिरा हुआ है, किससे, जमीन से, और एक साइड खुला हुआ है, ओपन है। तीन साइड से पानी से घिरा है तो वो प्रायद्वीप होता है, लेकिन अगर एक साइड से खुला हुआ है, तीन साइड से जमीन से घिरा हुआ है कोई समुद्र का एरिया, एक समुद्र का एरिया, तो उसको हम खाड़ी बोलते हैं। जैसे कि आप देखो भाई, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ जमीन, यहाँ जमीन, यहाँ जमीन, एक साइड से ओपन है, यहाँ यूं ओपन है, एक साइड से ओपन है, यहाँ यहाँ और यहाँ से घिरा हुआ है, इसलिए तो खाड़ी बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और यहाँ आप देख लो भाई, गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे रीजन जगह, यहाँ पर जमीन और यहाँ पर जमीन, ठीक है, यहाँ पर जमीन, यहाँ से ओपन है, इसे सो गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी बोला जाता है। मन्नार की खाड़ी, बंगाली खाड़ी से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आगे सुनो भाई। जल संधि की बात करूं तो समुद्र का वह संकरा जलमार्ग जो दो बड़े जलाशयों को जोड़ता है, तो समुद्र का वह छोटा सा पार्ट जो दो बड़े जलाशयों को जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है, दो बड़े जलाशयों को जोड़ रहा है, तो बड़े जल वाले क्षेत्रों को जोड़ रहा है। एग्जाम्पल में पाक जल संधि आप लिख सकते हो, मलक्का जल संधि आप देख सकते हो, पाक जल संधि तो आप देख ही रहे हो, पाक जल संधि तो आप देख ही रहे हो, जो कि तमिलनाडु है और ये अपना श्रीलंका है, ठीक है। देखो आप, ये तो मलक्का की है, यहाँ आ जाओ, ठीक है, ये देखो आप, ये पाक स्ट्रेट है ना, ये क्या है, देखो यहाँ पर एक बड़ा रीजन है मतलब पानी का, और ये पूरा बड़ा रीजन है,
ठीक है। तो क्या कर रहा है भाई, जो पाक स्टेट है थोड़ा ये संकरा सा क्षेत्र है, ऐसे होता है ये, ठीक है, इतना सा है, इतना ऐसा क्षेत्र है ये पूरा संकरा। इस वाले रीजन को इस वाले पूरे से बड़े से जलाशय को जोड़ रहा है ये पाक स्ट्रेट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसे जो मलक्का स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है भाई, तो आप देखो ये किसको जोड़ रहा है, ये अपना मलेशिया रहा और ये अपना यहाँ पर ये सिंगापुर रहा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है ये अलग हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है भाई, मतलब ये क्या संकरा जल मार्ग है ना, ये बड़ा और ये अलग, इन दोनों को हिस्से को क्या कर रहा है भाई, जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर क्या है भाई, अपना अंडमान सी है, इसको हम अंडमान समुद्र बोल देते हैं, और जो अपने ये वाला जो रीजन है पूरा, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी चीन सागर, क्या बोलते हैं, दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी बोलते हैं इसको हम। तो साउथ चाइना सी को अंडमान सी से कौन मिला रहा है, ये अपना मलक्का वाली जल संधि मिला रही है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जिसको बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ आपको जो चैप्टर है फिनिश होता है, आपको कुछ दिक्कत नहीं आई होगी, फिर भी कुछ समझ नहीं आया है, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको जल्दी बता दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद है तो क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।